आपको वर्ष का कौन सा महीना दिन सबसे खराब लगता है? जाड़ा, गर्मी, बरसात? नहीं, वैसे सब दिन के लिए। कोई नहीं, सब ठीक। कोई वैसे कोई स्थायी नहीं। ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सब अच्छी कौन होती है? ठंड वाली। और आपके लिए अच्छी कौन सी लगती है ऋतु? बर्फ़ तो यहाँ पड़ती नहीं है। ठंड वाली नहीं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इनमें से ऐसे। ठंड जाड़े का। आपको अच्छा कौन सा लगता है समय? बसंत का। बसंत अच्छी लगती। अच्छी कौन सी लगती है? बसंत का। तो आपको तो सारे ठीक थे ना। ठीक वाला कौन है आपका? अच्छा लगता है। वैसे यदि वर्ष की दृष्टि से देखें तो अपनी अपनी दृष्टि, वर्ष की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छा कौन है ऋतु, इसमें संसार को सबसे अधिक लाभ होता है? अधिक लाभ वाला। हाँ जी, कौन सा? बसंत वाला ही। आपको वाला अच्छा नहीं, वर्ष की दृष्टि से 6 महीने, 12 महीने हैं, 6 ऋतुएं हैं, इसमें संसार की दृष्टि से कौन सी ज़्यादा अच्छी है? हैं? कौन सी? वही बसंत। आपको कौन सी लगती है? आपकी दृष्टि से नहीं, लोक उपकारी।
नहीं, लोग आपकी तो होगी ठंड होगी, लोक की दृष्टि से। नहीं, कुल मिला करके अधिकतम बस जाड़े वाले। आपने बता दिया कौन सा। तो वैसे देखिए, जाड़ा प्रायः वैसे तो होता नहीं कि नहीं आए, गर्मी में भी ऐसा नहीं होता है कि गर्मी नहीं आए, लेकिन वर्षा के बारे में ऐसा हो जाता है। वर्षा जब नहीं आती है तो घोषणा हो जाती है कि अकाल पड़ गया, और किसी के बारे में नहीं होता है अकाल हो गया। वर्षा यदि नहीं हो तो अकाल घोषित कर देते हैं, और नेता लोग तो चाहते रहते हैं वर्षा नहीं आए, उनको अकाल घोषित करना पड़ता है अपना क्षेत्र, उससे उनको तो लाभ होता ही है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि सीधे सीधे सभी प्राणियों को इसमें एक विशेष उपलब्धि हो जाती है, विशेष करके भोजन पानी की। बारिश यदि नहीं होगी तो साल भर के लिए पानी का क्या होगा फिर, वो चाहे बांध है, तालाब है, कुआं है, सभी में मारामारी हो जाएगी। इसके अभाव में तो जाड़ा रहेगा, कुछ गर्मी का तो है रहेगा ही बिहार। जाड़े में भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर बांध में पानी नहीं हो। तो बारिश का पानी एक तो पूरे साल के लिए पानी की सुरक्षा दे जाता है जीवन को, नहीं आधा जीवन जो होता है इस बारिश पर निर्भर रहता है, और आधा जीवन शेष ऋतु में बचाती है, आधा ही बचाता है। चाहे जाड़े के फसल होंगे चाहे अभी वाले होंगे, सबको पानी चाहिए। और यहाँ जो फसल होते हैं सब सर्वाधिक वो तो धान होता है, चावल, और जैसे वो क्या नाम है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगभग यही होता है, चावल ही होता है, सबसे अधिक होता है ना। दुनिया में भी, संसार में भी चावल सबसे ज़्यादा। बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ चावल होती है। अधिक स्थानों में बारिश ही होती है ना। चावल अधिकतम देशों में खाते हैं, भारत में भी अधिक भाग जो है वो चावल वाला ही है। यहाँ इतना पानी वर्षा उतनी नहीं हो पाती है, बहुत कम लगता है यहाँ, इतना पानी नहीं हो पाता है यहाँ। खेत में है ना, पानी जमता नहीं है, इतना पानी जमता नहीं है यहाँ पर। बारिश भी कम होती है, प्रायः उतनी नहीं होती है जितनी चाहिए धान के लिए, इस कारण से यहाँ नहीं होता इतना धान। और यहाँ वाले चावल नहीं खाते शायद इतना, बाजरा खाते। इधर जितने हैं ना राजस्थान तक बाजरा वाले हैं, उसके आगे वो गेहूँ वाले हैं, लेकिन आजकल उधर भी धान ही होता है अधिकतम, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आदि तो है ही धान के लिए।
अष्टाध्यायी में उसमें आता है उदाहरण, यत् कश्मीरेत सुबत श्यामा ओदनम भक्ष्यामा। उसमें स्नातक लोग एक जगह बैठते हैं तो याद करते हैं वो कि कश्मीर में जब रहते थे तो चावल खाते थे। यत् कश्मीरेषु वत्स्यामा ओदनम भुंजी मई। नहीं, कश्मीर बहुत पहले से है। 5,000 से तो पहले हो गई। अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि में कश्मीर का नाम आता है। ओदन पाणिनिया, पाणिनि के जो छात्र होते थे वो चावल प्रिय होते थे। कश्मीर से शायद उधर के अफगानिस्तान के थे। हाँ, नहीं पहले अच्छा होगा, अभी उजाड़ हो गया। पहले बहुत अच्छा था। उपनिषद में आता है ना, वो सुभिक्षम, सुभिक्ष देश था, वो गंधार था। और अशुपति राजा उधर का ही तो है ना वो, जिसके देश में कोई भूखा नहीं, नंगा नहीं, चोर नहीं, बदमाश नहीं, अनपढ़ नहीं, कोई कुछ ऐसी नहीं, एक भी दोषी आदमी है ही नहीं जिसके राज्य में। उधर का ही तो है वो, काबुल कंधार वही था वो सब राज्य। पहले तो बहुत अच्छा था, बहुमाल्य फल ऐसे ऐसे आता है। तो अभी शायद किसी कारण से वो सूख साख गया है, पहले ऐसा नहीं था। अभी तो सूखा है ना, उजाड़ है, बारिश नहीं होती है। मुगल, हाँ, वो अफगान के आगे से, अरब से। तुर्की तो उसके बगल में ही है। हाँ, वो अरब से और आगे से। इधर तो वर्षा नहीं होती है, पर इधर ये तो था पहले, कश्मीर से लगा हुआ ही था। तो अच्छा देश था, पहले तो भारत में ही था ये, आर्यवर्त में ही था वो। ये तो अभी ही अलग हुआ है, 300 साल पहले। तो ये अच्छा देश था। और इधर का वर्णन आता है, मतलब चावल देश था, चावल खाते थे। और अनाजों में भी जो बताए गए भोजन में, खीर को अमृतान्न कहा है। पायसम अमृतम वे पायसम, ऐसे कुछ आता है। खीर होती है वो सीधे अमृत ही है, रोटी को तो कहा है नहीं अमृत। रोटी का वर्णन कम आता ही नहीं है। जैसे भोजन में भी जो उत्तम का है ना, वो चावल को ही मान, अनाज में से भी उत्तम होता है। और इसका तो कम आता है, गेहूं का इतना नहीं आता है, इसका तो वर्णन ही नहीं आता है। ऐसे वेद में तो खैर है, गोधूमाश्चमे, मसूराश्चमे, तिलाश्चमे, यवाश्चमे, मुदगाश्चमे, ओदनमश्चमे, करपटिकाश्चमे तो नहीं है। ये वो पुआ का होता है, मालपुआ का, अपूप। मुदगाश्चमे, मसूराश्चमे है उसमें, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, वो भी है। तो ये सब हैं खाने के, लेकिन सबसे उत्तम जो होता है चावल होता है। चावल के लिए वर्षा चाहिए। वर्षा केवल चावल ही नहीं उत्पन्न करता है, जितने भी पेड़ हैं इन सबों को, यानी धरती का नीचे जितने बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको पानी और कहाँ से मिलेगा। अगर वर्षा नहीं होवे तो नीचे कौन जाएगा पानी कहाँ से।
तो इस सबके लिए जीवन देता है ये वर्षा। बाकी तो इसके आधार पर जीते हैं, फिर साल भर अभी से काम चलता है। अभी बारिश हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, सभी के पास चले जाएंगे पानी। पहाड़ों में जितने वो पानी वर्षा होती रहती है और नीचे धंसता रहता है, फिर जितने सालों बर्फ पेड़ खड़े रहते हैं उसके। और अभी बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फिर मरेंगे धीरे धीरे। इधर के भी पेड़ ऐसे होते। अभी कितनी झाड़ियाँ उग जाएगी देखना, हजारों जो वनस्पतियाँ होगी अभी उग जाएंगी बारिश में। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी मर जाएंगी, बड़े बड़े जो रह जाएंगे। लेकिन जीवन अभी से ही वितरित होता है एक तरह से। पूरे साल में वर्षा के काल में जीवन वितरित होता है, बढ़ता है। और शेष काल में तो जाड़े में तो चलो जो बट गया वो परिपक्व होता है। और गर्मियों में तो सारे बेहाल ही होते हैं, वो तो किसी तरह से अच्छा नहीं लगता है किसी को। यद्यपि उस समय बसंत ऋतु होता है तो वो उतना मतलब दिखने में नहीं आता है। जितनी हरियाली अभी होगी उतनी बसंत ऋतु में नहीं होती ना। तो बड़े बड़े पेड़ में होते हैं वो, पर धरती पे हरियाली जो हो वो तो अभी होगी। और दूसरा है कि इस समय वातावरण भी थोड़ा अधिक अलग होता है। वर्षा काल में 6 की 6 ऋतुएं हो जाती हैं, जाड़ा भी, गर्मी भी, वर्षा भी, तीनों हो जाती है। अभी देखो ठंड भी हो गई, तो जाड़ा भी आ गया। अभी थोड़ी पहले गर्मी थी, दिन में गर्मी थी, अब वर्षा हो गई, फिर ठंड हो जाएगी। फिर अब 1-2 दिन तक चलेगा, फिर वो जाड़ा बना रहेगा। फिर ठंड होने लग जाती है। तो सारी ऋतुएं मतलब एक ही बार में आ जाती है इसमें। और दूसरी बात है प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं ना, ये बदल जाते हैं इस समय देखने में। एक तो सुहावना हो जाता है, क्योंकि बारिश का कारण जितनी धूल उड़ रही होती है सब बैठ जाती है। धूल जितने भी है, छत वत अभी देखो गर्मियों में कितने खराब हो जाते हैं, सब में धूल जम जम करके। अब बारिश होगी सब अपने आप साफ हो जाएंगे। पेड़ों के पत्ते जो होते हैं खराब से धूल के कारण, अब सारे धुल जाएंगे और सब चमकेंगे। तो एक तरह से हर चीज़ें चमक जाती है। एक तो उसका भी होता है, सब साफ हो जाता है, वातावरण देखने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात होती है कि कभी पानी पड़ जाता है तो पानी के कारण हर जगह चमक हो जाती है। पेड़ पौधों में चमकने लग जाते हैं, कहीं पानी खड़ा हो गया है, कहीं कुछ होता है, तो उससे एक अलग मतलब मन को वो वेग आता है, तरंग इसमें उत्पन्न होते हैं। जाड़े में गर्मी में कोई अंतर नहीं आता है, उसमें एक सम रहता है, तो उसमें मन आदि में तरंग नहीं आते हैं उसमें। और इस वाले काल में क्या होता है, मानसिक तरंगें अधिक होती है। एक तरह से कहेंगे चंचलता भी अधिक होती है। वायु है, पानी है, सब बदलता रहता है ना। हाँ, बात होती है और चारों तरफ हर चीज़ बदली हुई लगती है ना, नई नई चीज़ें हो जाती है, अलग अलग ढंग की हो जाती है। जैसे कहीं हरा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा हरा भरा। पानी हो गया तो वो पानी चमकता रहेगा, सुबह प्रातःकाल सायंकाल अब कितना लगता है अच्छा। और जैसे बादल रहते हैं अभी आकाश में, तो वो अपने आप में अलग दृश्य दिखते हैं। बादल में भी तो आकृतियाँ बनती रहती है, बड़े बड़े नगर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, किले बनते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। अब सायंकाल में देखो जिसमें सूर्यास्त के समय बादल होते हैं, तो कितने भी रंग बिरंग की स्थितियाँ बनती रहती है। तो ये कि सारे के सारे क्या होते हैं, मनों पर प्रभाव पड़ते हैं सबके।
उससे किरणें इधर उधर होती रहती है, कम अधिक होती रहती है बादल के कारण से, तो उस सारे का प्रभाव पड़ता है। तो मन में एक प्रकार से अभी चंचलता भी होती है और उत्सुकता भी बढ़ती है। तो ऐसे करके मतलब वर्षा से शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अधिक लाभ होता है, और जल भी सालों भर के लिए अभी हो जाता है। उससे निश्चिंता, यानी साल भर की बारिश अगर ठीक हो गई तो आदमी सोचता है अब साल भर का जीवन हो गया, निश्चिंत हो गए। पूरी बारिश अगर हो जाए औसत से तो एक बार हो जाता है साल भर के लिए अब निश्चिंत, और नहीं हो तो साल भर की चिंता हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल का जीवन देता है, एक निश्चिंतता उत्पन्न करता है। तो इस कारण से भी अन्य ऋतुओं से इसकी विशेषता होती है। और मिट्टी का जैसे चारों तरफ जो सुगंध आएगी, अभी बारिश जब शुरू हुई ना तो अभी चारों तरफ से सुगंध उठेगी, और ये सुगंध बाकी कभी नहीं उठेगी, न जाड़े में न गर्मी में कभी नहीं होना है। हाँ, तब थोड़ी में होती है ना, अभी तो व्यापक होगी। हाँ, जितने में छिड़कते हैं पानी उतने से आता है ना, पूरे में तो पानी होता नहीं छिड़काव, और अभी तो पूरे में हो जाएगा ना। तो अभी तो पूरे जितनी भी वायुमंडल है सब में आएगा ये, वो फैलेगी, वो चीज़ आएगी। और धूल धाकड़ जो भी होता है वो साफ सब हो जाता है। प्रायः जो पहाड़ के प्रदेश होते हैं और नीचे के मैदान जो होते हैं उनमें एक लाभ ये भी वर्षा का होता है। वहाँ बारिश होने से उनके कूड़े कबाड़े सब जाते हैं, बह जाते हैं उनको इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती है। दूसरे लोग सोचते हैं कि ये लोग बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं पहाड़ वाले, ऐसा नहीं है। उनको प्राकृतिक लाभ मिल जाता है। उनका कचरा, कूड़ा कचरा जो भी होता है इकट्ठा नहीं होता है, एक तो वो भी गया तो वर्षा आती तो सब बह जाता है नीचे, और यहाँ वाले का तो कहाँ ले जाएंगे, इनका तो वहीं इकट्ठा होता है। अब ये कितना साफ करते रहे, सारा इनको यहीं जमा होता है, कहीं फेंकने का नहीं बनता है। जब एक जगह इकट्ठा करने लगे तो भी पहाड़ बन जाता है। कूड़ा पहाड़ बन रहा है अभी दिल्ली में, एक बहुत बड़ा, कितना है लंबा चौड़ा कूड़ा पर्वत पूरा है। हाँ, वैसे बन रहा है। तो ऐसे भी यहाँ, क्योंकि जहाँ भी ले जाएंगे उठा के ले जाना पड़ेगा कूड़ा, कहीं भी भरेंगे तो मेहनत पड़ता है, और वहाँ वालों को ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी में चढ़ के डालते हैं क्या? नहीं, वो तो पानी में बारिश में बह जाते हैं ना। पहाड़ जो बना रहे वो चढ़ के डालते हैं गाड़ी में। हाँ, उसमें तो गाड़ी से करते हैं। नहीं, पहाड़ों की और मैदानी की जो बता रहा था उनमें ये लाभ होता है, उनके जो कूड़े करकट आदि होते हैं इकट्ठे नहीं होते, उससे भी वो सफाई दिखती है पहाड़ों पर। और वर्षा हो जाए वो भी प्रायः अधिक होती है मैदान से, तो उनकी हरियाली भी बनी रहती है, तो उससे बहुत गर्मी नहीं होती है, हवा उनकी ठीक रहती है, उस कारण से उनका स्वास्थ्य आदि ठीक रहता है। पानी ही कारण है। अगर बारिश नहीं हो तो पहाड़ भयंकर हो जाता है, फिर ऐसे तपते हैं, आग खूब लगती, नहीं तो गर्मियों में पहाड़ों में भयंकर ही आग लगती है। तो बारिश अगर नहीं हो तो भयंकर हो तो नरक हो जाता है, लेकिन वर्षा के कारण फिर उसको स्वर्ग बना रहता है, वर्षा स्वर्ग बना देती है। तो ये तो इसका मोटा मोटा एक प्रकार से वर्णन है। आध्यात्मिक पक्ष में इसको इस रूप में लेना चाहिए कि जैसे पानी
वर्षा आदि होने पर सारा संसार भरा पूरा हो जाता है। तो इसका और इसके अभाव में फिर क्या होता है, सब खाली होने लगता है। तो इससे क्या बात निकलती है, वस्तुतः भूतों का ही खेल है संसार। आखिर ये पानी है क्या, भूत ही तो है ना, और तो कुछ है ही नहीं। अब इसके अभाव में सब मरने लग जाते हैं और सब जीने लगते हैं। तो उसमें कारण क्या है, फिर ये पानी ही है, और कुछ नहीं है ये। यानी इतना सब कुछ जो प्रसन्नता आई, जो कुछ भी हुआ अभी जैसे हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, जल है। तो ये भूत मात्र ही है वस्तुतः, कोई और चीज़ नहीं है। पता नहीं, वैसे नहीं लगता है पता नहीं क्या हो गया, कितनी प्रसन्नता होने लगती है, कितना जीवन हो गया, आशा हो गई, सभी प्रसन्न हो गए। तो ये किससे प्रसन्न हुए, वस्तुतः पानी का ये खेल। इतने पेड़ पौधे हरे भरे, सारी हरियाली धरती दिख रही है, वो पानी ही है और कुछ नहीं है। पानी के कारण से ये सारी हरियाली हो रही है। तो इसमें लेना चाहिए कि वस्तुतः और कुछ नहीं है, ये तो भूत ही है बस। भूतों के कारण से ही सब इतना बदल जाता है। तो अब हम इनको पेड़ पौधे आदि इस रूप में विभक्त हो जाता है जल, तो वही विचित्र लग रहा होता है। लेकिन सूक्ष्मता से अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, जल ही है बस। सारी विशेषता जो है वो जल की विशेषता है। तो अपने आप में अगर जल के नाम से कहेंगे तो कुछ नहीं है। पानी तो पानी है, और क्या हो सकता है पानी। तो अगर हम इसको इस रूप में देखते हैं, भूत रूप में देखें, तो फिर इसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं होता है। फिर इसमें नहीं लगता है कि पता नहीं संसार क्या है। और इस रूप में अगर देखें सूक्ष्मता से तो सीधे आता है कि कुछ नहीं, भूतों का खेल। मिट्टी रहती है, पहले से रहती है, वायु भी पहले से रहती है, अग्नि पहले से रहती है, जल का ही कभी कम अधिक न्यून, अधिक कम अधिक यही होता रहता है। तो सारे संसार को यही बदलता रहता है, साल भर में यही परिवर्तन लाता है, यही जीवन को आगे बढ़ाता है। तो इस कारण से जल को जीवन भी कहा गया है। लेकिन तत्व दृष्टि से कहेंगे तो भूत मात्र है ये सारा खेल। तो हर वर्ष आगे हमको ये बढ़ा देता है, हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो, कितना अच्छा होगा अगला। आगे हम बढ़ रहे हैं, इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वस्तु तो कुछ नहीं होता है, वो पानी का खेल हो रहा है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को, वैरागी व्यक्ति को इस प्रकार से लेना चाहिए कि जो भी विशेषताएं दिख रही है वो वस्तुतः जल के परिणाम हैं। ये कोई अलौकिक दिव्य ऐसा कोई पदार्थ ऊपर से उतरा नहीं है। ऊपर से जो उतरा है वो पानी था। तो इसी को वैसे जो स्वर्ग जिसको कहते हैं, स्वर्ग और कुछ नहीं होता है, सुख होता है। तो ऊपर से जो स्वर्ग से पानी गिरता है, पानी ही गिरता है और तो कुछ नहीं गिरता है, क्योंकि जीवन का हेतु हो जाता है, सुख का एक विशेष प्रकार का कारण बन जाता है, निमित्त बन जाता है। तो इस कारण से ऊपर के लोग को स्वर्ग लोग कह देते हैं। पानी बरसने के कारण ही ऊपर के लोग स्वर्ग कहलाते हैं, और कुछ नहीं है वो। हाँ, वो गिरता है, कुछ भी होता है, लेकिन होता वो पानी है। गिरने वाला हाँ, शीत ही है, ओस है, ओस ही है, वो जल ही होता है। और तो क्या है, अभी बारिश में भर जाएगा जल। गर्मी में वो जल भर रहा था ऊपर,
बाष्प बन बन के धीरे धीरे वो भर रहा था। अब वो भर गया, भरने के बाद अब बादल बनेंगे वही। तो मोटे मोटे बादल के रूप में तो बरस गए, और जो कुछ सूक्ष्म रूप में रहते हैं वो रह जाते हैं वर्षा के बाद में। वो फिर धीरे धीरे वही क्या होता है और सूक्ष्म हो जाते हैं, उससे वो शीत ऋतु बना देते हैं उसको। है वो जल ही और कुछ नहीं है। शीत ऋतु कुछ नहीं है, वो जल का एक परिणाम है बस। जैसे वर्षा भी जल का ही परिणाम है, ऐसे शीत ऋतु उसकी सूक्ष्मता का हो जाता है, वो अपना उस रूप में शीतल हो जाता है, और उसी का अभाव है वो गर्मी हो जाती है। ऐसा बोलते हैं लेकिन होना तो नहीं चाहिए ऐसे। इसमें ऐसा हो सकता है जैसे कि वो चक्रवात होता है ना वायु का, तो चक्रवात उठा लेता है बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसे ही हो सकता है जल का समुद्र में या कहीं से चक्रवात बनता, उसमें ये उड़ जाते हैं ऊपर। और उसके बाद ऊपर से फिर ये बरस जाते हैं उसके साथ, होते यहीं वाले हैं ये। ऊपर में भी तो इस जहाँ ये समुद्र इतना है, इससे भी बड़ा समुद्र ऊपर, लेकिन ऊपर जीव रह नहीं सकते ना, होते तो यहीं रहते हैं ये। जीवन तो संभव है। हाँ, लेकिन यही से उसी स्थितियों में उड़ते हैं ये। पहले हम लोगों को डराया जाता था कि एक हाथी वो सूंड उतरता है, हाथी का सूंड लगता है, वो उतरता है वर्षा काल में। तो डराते थे कि कहीं बारिश हो रही हो ना तेज, बाहर मत जाना, नहीं तो हाथी वो सूंड से खींच लेगा। तो वस्तुतः वो क्या होता है, हाथी सूंड कुछ नहीं होता है, वो उसका चक्रवात होता है, वर्षा में बन जाता है वो। उससे वो पानी सोखने लग जाता है, वही पानी का सोख क्या लेता है, उड़ा देता है। तो उसमें अगर कुछ बीच में पड़ जाए, हाल बैल आदि जो भी होते हैं ना, उसको भी उठा के गिरा फेंक देता है, ऊपर उठा लेता है। हाँ, वो फिर पटक देता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है तो वैसे उड़ जाएंगी उसमें। तो मछली वछली जो होते हैं, हाँ मछलियाँ आदि जो होती है, कभी पानी में बन गया वो, उससे उसकी मछलियाँ भी उसके साथ चढ़ जाती है ऊपर, और फिर वही गिर जाती है जाकर दूसरी जगह वर्षा होती है। तो ऐसे होते हैं ना, ऊपर कहीं और से नहीं आते हैं अंतरिक्ष से, यही ऊपर चढ़ जाते हैं इस रूप में। तो ये प्रायः विशेष उत्पात होने पर होगा, सामान्य काल में ऐसा नहीं होता है। नहीं, हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। नहीं, आपके यहाँ तो वो ज़्यादा होता है ना चक्रवात, वहाँ तो बहुत अधिक होता है। उसके तो सारे धूल पेड़ पौधे सारे उखड़ के जाते होंगे उसमें, तो अधिकतम वो धूल। हाँ, बवंडर होते हैं ना वहाँ, तो उसमें तो उड़ते होंगे, बहुत जाते होंगे। हाँ, तो वो फिर बारिश काल में फिर गिरेंगे, वो जिंदे रह जाते होंगे, हो सकता है। पानी गर्मी तो मिल ही रहा है, ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे। वर्षा में ही आएंगे, गर्मियों से गए हुए हैं वो। अब वर्षा काल में ऊपर तो ठंड रहती है, वैसे गर्मी नहीं होती, बहुत ऊपर तो गर्मी नहीं होती। हाँ, हवा भी रहती है, ठंड भी रहती है, तो उसमें वो जी जाएंगे हो सकता है। और फिर बारिश काल में ये गिर जाते हैं। तो लेकिन अधिकतम ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, प्रायः नहीं होता है। मछली वछली का देखा, एक बार हमने भी देखा था खेत में, वर्षा बहुत हुई तो पता नहीं अचानक मछली भर गई। हाँ, खेतों में ऊपर कुछ था ही नहीं, आहार था वो, तो वहाँ से पानी खेतों में भरा हुआ था, उसमें मछलियाँ ढेर सारी हो गई। अब ऊपर से गिरते तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन खेतों में मछली भरी हुई थी। सूखे खेत में पानी भर गया, वो पानी गिर कर के नदी की तरफ जा रहा था, तो मछली मछली थी उसमें। तो उस समय तो हमें पता नहीं चला कि कहाँ से हुआ, कैसे।
अभी बवंडर में कई समाचार ऐसे आए कि कई विचित्र जीव गिरे हैं, कहीं मछली गिरी है, कहीं कुछ गिरा है। मेढक क्या खूब गिरे थे ना सर, कि रोड में मारे थे चिपक चिपक के। नहीं, उस मेढक तो इस समय निकलते हैं, भूमि के अंदर ये रहते हैं। हाँ, साथ में थोड़ी हुआ था ये, अभी थोड़े नहीं वही अभी वर्षा हुई ना, वो अंदर होंगे, मिट्टी में दबे हुए होंगे, वर्षा होने के कारण वो निकल गए फिर वो सड़क पर चले गए होंगे, वहाँ मरे सब होंगे। एक साइज के छोटे। हाँ, छोटे छोटे ये, या तो जन्म लिए होंगे वो अभी, अंडे होंगे, और बारिश के कारण से अभी देखो बारिश होगी ना थोड़े दिनों के बाद, वो मोटे मोटे मेढक निकलेंगे और खूब टर्टर करेगा, उसमें आएगा। अब तो इतने नहीं होते हैं, नहीं तो पहले इतने बोलते थे तालाबों में, जैसे भैंस बोलती है ना एकदम से, वैसे वो बोलते थे। अब इतने मेढक मार दिए बेचारों को, होते नहीं। अब तो पकड़ के मार देते हैं, ले जाते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर दिए। नहीं तो पहले तालाब जितने होते थे, गर्मी में सूख गए, अगले साल फिर वर्षा होती थी, वो पीले पीले हरे हरे निकलते थे, वो इतने बड़े बड़े होते थे और खूब बोलते थे वो। उधर हमारे तरफ होते भी हैं बड़े मोटे मोटे, और तो वैसे बारिश में खूब चिल्लाते हैं। हाँ, फिर वो निकलते हैं, उसको खाए ना। प्रमंडूका अवादिषु संवत्सरम सस्याना ब्राह्मणा व्रतचारिणा वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रवंडूका इवादिषु। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि वो साल भर उसको ऐसे चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जैसे मेढक साल भर चुप रहते हैं और वर्षा के पानी से यानी अमृत पा करके वो फिर से बोल पड़ते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को भी वर्षा के काल में बोलना चाहिए, बाकी साल भर उसको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हाँ, यानी अभी वर्षा का समय आएगा ना, तो श्रावणी आदि जैसे होता है, इसमें उसके उपदेश आदि करने के विशेष समय होते हैं ना, तो इसलिए कहा है। तो उसमें ये कहा है जो मंडूक होते हैं ये साल भर चुप रहते हैं, इस काल में आके वो बोलते हैं, वर्षा के ही दृष्टि से है। तो ये तो लौकिक दृष्टि में आ जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको इस रूप में लेना चाहिए। वस्तुतः कोई नई चीज़ नहीं है, ये पानी का खेल है सारा, भूत का जल का ही एक अवस्था भेद है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से स्थिति को नियंत्रित रखना चाहिए।